नॉन आईटी या फिर आईटी स्टूडेंट भी अगर अपनी कोडिंग की जर्नी शुरू करता है और आपको आके पूछ सके सर यार कोडिंग सीखने में को कैसे करूं, मैं कहाँ से शुरू करूं, कैसे क्या क्या चीजें मेरे को कवर करनी चाहिए, हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप एट गीक फॉर गिग्स। AI इज डेफिनेटली गोइंग टू राइट द कोड बेसिकली, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस लेवल पे वो आज डिबग कर रहा है या कोड लिख रहा है वो इम्प्रूव ही होगा। आज वो जितना कोड लिख पा रहा है उससे बेटर ही कोड लिख रहा होगा 6 महीने बाद, और 1 साल बाद और अच्छा कर रहा होगा। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ है संदीप जैन सर, द फाउंडर ऑफ गीक फॉर गिग्स। इनके प्लेटफॉर्म ने न जाने करोड़ों लोगों को कोडिंग सिखाई है और भाई प्लेसमेंट में मदद की गई है। ऐसा कहता है ना कि कहीं नहीं होगा तो जीएफ से तो हो ही जाएगा। तो आज हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे रिगार्डिंग कोडिंग, रिगार्डिंग प्लेसमेंट, रिगार्डिंग डीएसए, इंटर्नशिप और बहुत कुछ जो एक स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। तो आपको ये वीडियो फुल लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। Hello sir, welcome to Last Moment Tuitions on our YouTube channel and thank you so much for coming first of all. Hi Sumer, really pleasure to be there on your channel. सर एक चीज़ ना मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, मैंने आप पे पूरा एक वीडियो बनाई थी गीक फॉर गिग्स कैसे शुरू हुआ उस चीज़ पे। कुछ चीज़ें हम दोनों में बहुत कॉमन है सर। जैसे Tier 3 कॉलेज से हम दोनों आते हैं और हम दोनों वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जो हमने फेस की थी। प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थी, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, उसको ईजी करने की जो कोशिश है। और हम दोनों को टीचिंग बहुत पसंद है सर। और सर जो सबसे पहला, क्योंकि आज टीचर्स डे के दिन ये पॉडकास्ट रिलीज़ हो रहा है सर, आपके दिमाग में जैसे क्योंकि आपने डीशॉ की जॉब छोड़ी थी टीचिंग का करियर फॉलो करने के लिए, आपको भी पता है कि Tier 3 कॉलेजेस में टीचिंग कैसे होती है। कई लोग ना टीचिंग को इसलिए लेते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा तो टीचिंग ले ही लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक आइडियल टीचर आपके दिमाग में कैसा होना चाहिए कि जो टीचिंग है, क्योंकि कोई तो दिल से करता है ना कि अरे, तो वो कैसा होना चाहिए एक टीचर जो है, वो कैसा होना चाहिए अच्छा टीचर। देखो, आप आइडियल टीचर का अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है टीचिंग में वो ये है कि बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग करने आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनका कोई और जॉब नहीं लगा। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम, क्योंकि दे ट्राई दी बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे ट्राई हेयर एंड देयर, और नहीं लगता तो वो टीचिंग में आ जाते हैं। तो वो वाला शायद अगर लोग प्योर इस वजह से आएंगे क्योंकि उनको टीचिंग करना है, इस वजह से टीचिंग में आएंगे, तो वो एक डेफिनेटली वुड बी ए गुड टीचर। साथ में अच्छा टीचर होने का बेसिकली सिंपल यार ये है कि आप कितनी आसान करके चीज़ें समझा सकते हो। आपको खाली फॉर्मूला नहीं बताना है, आपको स्टोरी बतानी है कि ये चीज़ क्यों आई, कैसे आई और क्यों है ये ऐसे। बाकी तो अपने आप आगे कर लेंगे लोग, मतलब उस वो फॉर्मूला क्या है, उसके क्वेश्चंस क्या है, अगर उनको एक बार बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा देन दे विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। वाह, दैट्स अमेजिंग। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है और ये सबसे मुश्किल चीज़ भी है क्योंकि एज ए मैं भी जब टीचिंग करता हूँ ना, मुश्किल चीज़ों को आसान करना और वो जब आप टाप करके बताते हो उसके पीछे जो मेहनत लगती है, लोगों को लगता है जादू हो गया, पर वो जादू के पीछे बहुत एफर्ट्स है जो मैं देखता हूँ। सर में जो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कैसा है ना कि आप पिछले 8 से 10 सालों से या फिर 12 साल से कोडिंग सिखा रहे हो, डीएसए सिखा रहे हो, अभी आईटी का दौर आ रहा है सर। तो एक बिगिनर, क्योंकि अभी ना कोडिंग एक ऐसी स्किल हो गई है ना सर जो सबको आनी चाहिए। मतलब अब तो वो हो गया कि इंग्लिश जैसी हो गई है, कह रहे कोडिंग नहीं आती, कहते हो क्या बात कर रहे। तो एक नॉन आईटी या फिर आईटी स्टूडेंट भी अगर अपनी कोडिंग की जर्नी शुरू करता है और आपको आके पूछ सके सर यार कोडिंग सीखने में को कैसे करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें मेरे को कवर करनी चाहिए। सिंपल सा, कोई समझो कॉमर्स का स्टूडेंट भी है या फिर बीएससी का भी स्टूडेंट है, अगर वो अपनी कोडिंग की जर्नी शुरू करना चाहता है तो पहली लैंग्वेज उसको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सबसे बड़ा सवाल होता है। या फिर लैंग्वेज के अपार्ट भी, कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती, तो क्या क्या सीखना चाहिए उसमें ताकि वो एक अच्छा कोडर बन सके। तो सुमेर, अगर आप कोडिंग में आना चाहते हैं और आप नॉन आईटी से हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले तो आपके थोड़े कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, रैम, कैश, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सब टर्म्स क्या हैं और ये इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से भी थोड़ी चीज़ें फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। एक बार आपको थोड़े कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, उसके बाद आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए ऑब्वियसली, जैसा आपने बोला। एंड आज की डेट में मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन को पिक करें, बिकॉज पाइथन का एक बड़ा एडवांटेज है कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में भी जा सकते हैं, आप कोर कंप्यूटर साइंस में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लाइब्रेरी जो पाइथन में है उनका कोई मैच नहीं है एक्चुअली। उसका
ना इतनी लाइब्रेरी जावा में है, कुछ अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में लाइब्रेरीज हैं तो वो आर में है, लेकिन पाइथन का फिर भी कोई मैच नहीं है। तो पाइथन आप एज ए लैंग्वेज पिक करें। खाली पाइथन पिक करने का ये भी रीज़न नहीं है कि लाइब्रेरीज हैं और दोनों में यूज होती है। पाइथन बहुत आसान भी है। अगर आप नंबर ऑफ लाइंस लिखना चाहते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना चाहते हैं किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, सी प्लस प्लस में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स आएंगे बहुत, या जावा में बहुत सारा लिखना पड़ेगा। पाइथन में आप बहुत कम वर्ड्स में यूज़ करके एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आप पाइथन से पिक करिए। पाइथन सीखना बहुत आसान है, रिलेटिवली बहुत इंग्लिश के क्लोज लैंग्वेज ही है। आपने पाइथन सीख लिया, उसके बाद आपने छोटे छोटे स्कूल में जो मैथ्स पढ़ा है उनके प्रोग्राम लिखने स्टार्ट कर दिए। फैक्टोरियल है, फिबोनाची है, पावर फंक्शन कैलकुलेट करना और प्रिंट करना इन टाइम्स, या फिर कुछ भी आपने ऐसे से बेसिक कोड कर लिए, पैटर्न बना के देख लिए डिफरेंट टाइप्स के जो स्कूल में एक्सरसाइज देते हैं कोडिंग में। फिर आप थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद। और आप जब कोडिंग सीखते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट है बेसिकली और प्रोफेशन से। कोडिंग में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो ये है कि आप अगर एक लॉयर या डॉक्टर बनना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास, तो आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एक वर्ल्ड क्लास लॉयर डॉक्टर बनेंगे। आपने इतने सारे केस जीते हो या इतने सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली करे हो। कोडिंग के केस में क्या है, आप वर्ल्ड क्लास कोडर बन सकते हैं विदाउट हैविंग 10-12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं वर्ल्ड क्लास के, वो आप 2-3 साल मेहनत करके अच्छे से कोडिंग करके स्कूल में या कॉलेज में भी बन सकते हैं वर्ल्ड के टॉप कोडर। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ये है। साथ में दूसरा मोटिवेशन ये है कि कोडिंग में जो आप एक चीज़ लिखते हैं, आपने जो लाइंस ऑफ कोड लिखे, अगर वो सॉफ्टवेयर कल्चर में आ जाता है, जैसे गूगल सर्च है या फेसबुक है, दैट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज बाय मिलियंस ऑफ पीपल। इवन द जो गीक्स फॉर गीक्स पे हमने बैकएंड में जो भी कोड लिख रखा है कंटेंट के डिस्प्ले के लिए, दैट इज यूज बाय मिलियंस ऑफ पीपल एवरी मंथ। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आपने एक बार पाइथन सीख लिया, डीएसए सीख लिया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। और डीएसए सीखने का ये है कि और सब्जेक्ट्स की तरह आपको खाली पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। लेकिन खाली प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। ऐसा भी नहीं है कि खाली बस प्रैक्टिस करे जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप अच्छे से एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहोगे, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पढ़ते रहोगे, साथ में प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो आप डेफिनेटली उस लेवल के कोडर बन जाओगे। दैट्स अमेजिंग। सर जैसे डीएसए की बात आती है तो संदीप जैन सर बहुत टाइम से डीएसए सिखा रहे हैं। और ना मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं क्योंकि ना मैं आया हूँ टीयर 3 से, मेरा तक डीएसए पहुँचा ही नहीं कभी। हमें वो सेकंड ईयर में थर्ड सेम में सब्जेक्ट था, पास कराने जितना पढ़ लिया आगे बढ़ गए। पर उसका एक तरीका होता है सर कि अरे यार ये डीएसए में इतना कुछ होता है, ये एक्चुअली बड़ी कंपनी में पूछा जाता है, अगर तुम्हें आता है तो बहुत मैटर करेगा। पर कोई उधर बताने वाला नहीं था। जैसे कि आप भी जानते रहोगे, जब अपन टायर 3 में थे तो उधर भैया पास कर दो, 8 पॉइंटर लाओ तो सही है, 75% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर संदीप जैन सर गाइड करें कि डीएसए पढ़ने का सही तरीका क्या है, एकदम बेसिक से, कि देखिए हाँ ये इसमें आप ये भी बता सकते हो कि पूछा इसलिए जाता है ये क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना वो डीएसए पूछती है सर, वही उनका फिल्टरेशन प्रोसेस होता है। तो क्या तरीका है कि एक इंसान डीएसए को कैसे उसकी प्रिपरेशन करे, कितना करे कि अरे इतना कर लेगा, तो वो कैसे किया जाता है? व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस टू, व्हाट इज़ द राइट वे टू लर्न डीएसए? ऑलराइट सुबीर, मैं यहाँ पर थोड़ा डीएसए से पहले एक बैकग्राउंड बताऊंगा कि जैसे हमारे जो इंजीनियरिंग सिस्टम वर्क करते हैं, जैसे मैंने टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन लिया है, जो आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के ना होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, इस पे लिखा होता है 1 करोड़ पैकेज और ये और ऑल। तो हम लोग जब स्कूल से आते हैं तो हमको वो एक सपना दिखाया जाता है कि हमारे स्टूडेंट ने अमेजोन क्रैक करा, गूगल क्रैक करा। तो एक तो हमें एज ए स्टूडेंट अपना माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार वो बहुत बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप बेसिकली 100 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, तो हो सकता है एक स्टूडेंट किसी टॉप टीयर कंपनी को, टिपिकली जो टीयर 3 कॉलेज में होता है, मैं आईआईटी वगैरह की बात नहीं कर रहा, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा कर ले और उस स्टूडेंट ने एक्चुअली बहुत मेहनत करी होती है। तो पहले तो अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो हाँ और आप डीएसए पढ़ रहे हो, तो अगर आप डीएसए पढ़ के ये सोच रहे हो यार कि मेरा तो अमेजोन निकल ही जाएगा, मैं डीएसए में बहुत मेहनत करूँ, तो वो माइंडसेट आपको अपना सही करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या टारगेट कर रहे हो। और डीएसए का भी ऐसा ही है, अगर आप डीएसए जिस लेवल तक कर रहे हो, उसी लेवल तक की कंपनीज को आप क्रैक कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप कॉम्पिटिटिव में बहुत अच्छा करने लग गए, आप कोड फोर्सेस पे मास्टर हो गए या फिर ग्रैंड मास्टर हो गए या बेसिकली एक्सपर्ट या मास्टर तक भी पहुंच गए, तो आप मतलब उसके बाद आप फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी को टारगेट कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि यार डीएसए मैंने 500 प्रॉब्लम कर ली, 1000 कर ली और मैं अमेजोन फेसबुक गूगल चला जाऊंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और एक आप जो जो ये डीएसए के बाद जो कंपनी में प्लेसमेंट होते हैं, वो भी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बहुत सारे लोग जो आईआईटी या यूपीएससी, मुझे मतलब वेन एवर आई गो टू कॉलेजेस और आई टॉक टू स्टूडेंट्स,
दे जस्ट आस्क मी यार कि हमें तरीका बता दो कैसे इंटरव्यू क्रैक होगा। सो इट्स नॉट लाइक IIT जी और UPSC बेसिकली। वहाँ पर क्या है कि फिक्स्ड सिलेबस है, फिक्स्ड पैटर्न है और फिक्स तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हर साल। इंटरव्यू इज़ नॉट लाइक दैट। हर कंपनी अलग है, हर कंपनी के प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, हर इंटरव्यूअर अलग है। हो सकता है आपने 1000 DSA के प्रॉब्लम कर लिए हो, फिर भी आप इसी कंपनी में जाएं तो कोई नया क्वेश्चन आ जाए जो आपसे नहीं हो पाया, आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा। बिकॉज DSA एंड एल्गोरिथम CP, देर आर ओशियंस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ओशियंस ऑफ टेक्निक्स दैट माइट अराइज। ज़्यादा प्रॉब्लम करने से DSA को अगर आपको सीखना है तो आपका सिंपली हर कोई यही बोलता है ज़्यादा प्रॉब्लम कर लो। ज़्यादा प्रॉब्लम करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपने 1000 प्रॉब्लम करे हैं तो हो सकता है कि आप 4 कंपनी में बैठो, तो 4 में से आप 3 में रिजेक्ट हो जाओ और एक में आपका 4 में से एक में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपने 1000 प्रॉब्लम अच्छे से मन से करें। तो ये एक माइंडसेट हमें क्लियर होना चाहिए कि हम टारगेट क्या कर रहे हैं। अगर हमने कम प्रॉब्लम्स करें हैं, DSA कम सीखा और हम टारगेट कर रहे हैं मेरा अमेजोन में हो जाए, तो वो नहीं होगा। साथ में आपने जो इंडस्ट्री का बोला कि इंडस्ट्री में DSA का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इंडस्ट्री यूज़ करती है DSA को। देखो यार, उसका सिंपल रीज़न है कि मैं अगर एक कंपनी हूँ और मेरे पास एक तरीका है फ़िल्टर करने का जिससे मेरे पैसे बच रहे हैं, मुझे फ़ेस टू फेस इंटरव्यू नहीं लेने पड़ रहे, मेरे जो इंजीनियर्स हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, जो मेरा HR डिपार्टमेंट है उसका टाइम सेव हो रहा है। मैं एक सीधे कॉन्टेस्ट करा रहा हूँ जिसमें मैं कोडिंग के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसको जो कर पा रहा है उसके हिसाब से मुझे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंपनी में हायर कर पा रहा हूँ, तो मैं वो ही करूँगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द टेक हायरिंग्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओवर द टाइम रियलाइज दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू हायर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। इससे सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर मिल जाते हैं। पहले हमारे जो इंडिया के सर्विस बेस्ड कंपनीज थे, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये लोग DSA नहीं पूछते थे, लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब पूछते थे। लेकिन लोगों ने भी टाइम के साथ रियलाइज करा यार कि ये ही तरीका बेटर है, तो दे स्टार्टेड हैविंग TCS started having TCS, NQT टू एंड क्वेश्चंस। हैक विद इन फी। तो ये सब भी अब कोडिंग पूछ रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ दिस हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ स्टैंडर्ड कि आपको DSA और कोडिंग आना चाहिए। तो उसका पढ़ने का जो तरीका है वो यही है कि आप एक लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज आप में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। आप ऐसे मत करो कि मैंने इंजीनियरिंग में जो मैंने खुद गलती करी थी यार, वो ये था कि मैं 2 साल तक C ही पढ़ रहा था। C के ये वाली चीज़ें कि प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ पास कर दिया तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट पैरामीटर फंक्शन में वैल्यूएट होते हैं, प्लस प्लस आई और प्लस प्लस आई 2 बार लिख दिया तो क्या होगा। इन सब में बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, बेसिकली इसको छोड़ दो। लैंग्वेज में केवल आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से फोकस करो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए। फॉर एग्जांपल C तो मत करो, C++, जावा या पाइथन में से एक लैंग्वेज पिक करो जिसमें स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स के इम्प्लीमेंटेशंस हैं, लाइब्रेरीज हैं। C तो नहीं करनी चाहिए हमें। C अच्छी लैंग्वेज है, C इज़ मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। बहुत सारे लैंग्वेजेस C से ही बने, उनके कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स भी C में बने। पाइथन के मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज, नमपाई वगैरह भी ये सब C या C++ में ही बने। इनफैक्ट जावा एंड ऑल दीज कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स आर रिटन इन C और C++। तो C मदर है, इसलिए आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। लेकिन उसमें ऐसे मत करो कि बहुत पूरा 2 साल ही C पढ़ रहे हो। C पढ़ो, फंडामेंटल्स क्लियर करो, उसके बाद एक ऐसी लैंग्वेज पकड़ो जिसमें आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या DSA कर सकते हो, C++, जावा या पाइथन में से। उसके लाइब्रेरी को पढ़ने से पहले वो सारे DSA वाले कॉन्सेप्ट खुद से इम्प्लीमेंट एक बार कर लो। मतलब चाहे वो स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट तो खुद से कर लो, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग। उसके बाद उनके लाइब्रेरी पढ़ लो। खुद से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लाइब्रेरी क्यों यूज़ करनी है ये वाली। फिर लाइब्रेरी पढ़ लो। C++ में हो तो STL पढ़ लो, जावा में हो तो कलेक्शंस पढ़ लो, पाइथन में तो बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट ही होती हैं, फिर भी पाइथन में कलेक्शंस पाइथन में भी होते हैं, वो सब पढ़ लो लाइब्रेरी। फिर तो क्वेश्चन करना है, करते रहो। जहाँ नया कॉन्सेप्ट टकराए, आपने कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा, नहीं हुआ, आपने देखा यार जो कॉन्टेस्ट का टॉपर है उसने क्या कोड लिखा था, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा, वो आपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया, उसके आइटरेट करते इंप्रूव करते रहो। जितना इंप्रूव कर लोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी वो हायरिंग चैलेंजेस क्वालिफाई करने की, और उतना ही आपका कंपनी का लेवल भी बढ़ जाएगा। आप हो सकता है आज 10 लाख की सैलरी के लिए एलिजिबल हो, आपने और कॉन्टेस्ट कर लिए और 6 महीने और बहुत सारा सीख लिया, तो हो सकता है कि आप 20 लाख 25 लाख की सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाए। वाह, दैट्स अमेजिंग। सर, इससे एक छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला कि क्या DSA कंपनी क्रैक करने के लिए यूज़ होता है, कि आगे कंपनी में भी काम आता है DSA? देखो सुबीर, आप इसका ऐसा है कि DSA का जितना यूज़ कंपनी क्रैक करने के लिए होता है उतना तो काम नहीं आता है। कोई भी कंपनी में जाके लिंक लिस्ट ट्री इम्प्लीमेंट तो कोई नहीं करता। आई मीन लोग लिंक्डइन वगैरह पे मीम में बनाते रहते हैं इसको लेके कि हैज़ एनीबॉडी यूज लिंक लिस्ट एक्चुअली इन दी कंपनी। इनफैक्ट एरे में भी हमसे जितने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उतना लेवल का हम नहीं करते कंपनीज में। टिपिकली जो मैंने भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करा है, मैंने जो देखा है कि कंपनी में उतना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को लेके कोई केयर नहीं करता है। केयर जो करते हैं लोग जब सर्वर का कॉस्ट बढ़ जाए या डेटाबेस का कॉस्ट बढ़ जाए या सर्वर फट जाए बेसिकली, तब वो देखते हैं कि किसका कोड ज़्यादा टाइम ले रहा है। टिपिकली इस तरह से कंपनी काम करती है। तो अगर आपने डीएसए अच्छे से पढ़ा है तो आप उस कैटेगरी में रेयरली आओगे कि आपके कोड की वजह से सर्वर का कॉस्ट बढ़ रहा है या फिर आपके कोड की वजह से डेटाबेस का लोड बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये बैड प्रोग्रामिंग है। तो ये एक एडवांटेज है अच्छे डीएसए कोडर होने का, लेकिन बहुत ज़्यादा एनफोर्स नहीं होता है कंपनी में कि आपको नहीं ओएन में ही करना है। उनका काम है गेट द जॉब डन, एंड एज लॉन्ग एज देयर सर्वर कॉस्ट एंड डेटाबेस कॉस्ट आर मैनेजेबल और वो फट नहीं रहे, देन यू आर अ गुड कोडर इन दैट कंपनी। सो इट्स जस्ट द प्रोसेस टू फिल्टर आउट क्वालिटी पीपल, ताकि तुम अरे अच्छे लोगों को लाए तो अच्छे काम करेंगे वो। राइट, यू कैन से दैट। सर बहुत सारी डीएसए की शीट्स हैं जो हर जगह अलग अलग इंसान ने बनाई है, तो वो कितनी हेल्पफुल होती है लोगों की जर्नी के लिए? देखो आप कोई शीट रेकमेंड करते हो ऐसा? देखो हमने गीसफरिक से भी एक शीट बना रखी है, हमने अपने एक्सपीरियंस से। तो शीट मैं ये रिकमेंड करूँगा यार, देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं, आप अपना कंफर्ट चूज़ कर लो। हर किसी का अपना स्टाइल होता है। ये नहीं है कि मेरी क्लास का दूसरा बच्चा ये वाली शीट फॉलो कर रहा है या इस वाले बंदे से पढ़ रहा है तो मुझे भी उसी से पढ़ना है। आप सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, और जहाँ से आपको लगता है कि इस बंदे से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप भी, हर पर्सन एक डिफरेंट पर्सन है और वो यूट्यूबर्स भी अलग अलग लोग हैं। तो आप जिससे कनेक्ट कर पा रहे हो आप उससे उसे फॉलो करो, नॉट टू फॉलो व्हाट योर फ्रेंड इज फॉलोइंग। बेसिकली मैं पर्टिकुलरली बताऊं, जब मैं डीएसए पढ़ रहा था तो मैं डॉक्टर नवीन गर्ग हैं, उनको कोई बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, आईआईटी दिल्ली के। मैं उनके वीडियो लेक्चर्स देखता था और मुझे सबसे बढ़िया लगते थे वो, मुझे उनसे समझ में आता था। तब तो इतने यूट्यूबर नहीं थे, वो एनपीटीईएल के उनके लेक्चर थे, उनसे पढ़ता था। एनपीटीईएल के और भी प्रोफेसर्स के लेक्चर थे, आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर के लेक्चर थे, मुझे सबसे अच्छा वो डॉक्टर नवीन गर्ग का लगता था। तो आप बेसिकली वैसे करके जो आपसे जिससे कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसका आपको फॉलो करने का लग रहा है, आप उससे फॉलो। शीट में भी ऐसा ही है, सारी शीट्स में भी वही क्वेश्चन है। आप बेसिकली अगर एक शीट करने का टाइम बच रहा है तो मैं कहूँगा आप सारी शीट ही कर लो बेसिकली, उससे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा ही। मतलब वो डिपेंड करता है आप पे कितना टाइम और कितना पैशन से आप कर रहे हो। सर एक ना मैंने मतलब मेरे को रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि सुमेर भाई मैं वेब मतलब ना मशीन लर्निंग कर रहा हूँ और ये चीज़ों से मैंने समझा मैं डेटा साइंस या फिर ये सब कर रहा हूँ, पर कंपनी को क्रैक करने का तो ये चाहिए ना अपना डीएसए चाहिए। अब डीएसए के लिए जो ज़्यादा लैंग्वेज रेकमेंड की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा विच आर C++ एंड जावा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी बहुत है ऑनलाइन पे। तो मेरे को पूछा गया था कि सुमेर भाई क्या मैं पाइथन से ही डीएसए करूँ और चलेगा, कि मैं कुछ और जब मतलब जो मेरा दूसरी चीज़ है वो तो चल ही रही है, अलग से डीएसए के लिए एक और लैंग्वेज पकड़ूँ जैसे C++ जावा? आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? शायद से आपको भी आया राइट है। राइट, मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट तो उसका क्या सोल्यूशन? इसका यार पूरे जो ये सिस्टम है हायरिंग का, इसका प्रॉब्लम ही है कि इट्स नॉट लाइक आईआईटी जी और बेसिकली यूपीएससी। आई वुड अगेन से द सेम थिंग। इसका कोई, मैं आपको अगर बोल दूं कि आप पाइथन से कर लो, आप हो सकता है 10 कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, ऑनलाइन राउंड दे रहे हो, एक ऐसी कंपनी मिल जाए जो बोले यार हम पाइथन अलाउ नहीं करते, या उनके बेसिकली कोडिंग कॉन्टेस्ट के अलावा एमसीक्यूज हो जिसमें वो C++ या जावा के क्वेश्चंस पूछ लें आपसे। फिर आप कहोगे यार संदीप सर ने तो बोला था कि पाइथन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देयर इज़ ए कंपनी जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू में नहीं हो पाया। सो दैट्स हाउ इट इज़। यू Python is the best choice I would say these days, because you can go in data science and you can learn data structure algorithm, and Python is going to be more and more used जिस तरह से उसके लाइब्रेरीज बिल्ड हो रहे हैं, उसके अराउंड चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। लेकिन वो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे कंपनीज होंगे जो आपसे C++ के कॉन्सेप्ट पूछेंगे, या वो C++ में आपको या जावा या C++ में से एक ही लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन देंगे। हो सकता है ऐसे, लेकिन शिफ्ट हो रहा है। अभी बहुत सारी जगह पे पाइथन ओपन हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक IOI करके कॉन्टेस्ट होता है स्कूल स्टूडेंट्स का, वहाँ पर भी शायद उन्होंने C++ के अलावा पाइथन अलाउ कर दिया है। तो बहुत सारी जगह पे पाइथन अभी ओपन हो रहा है, लेकिन इट्स द टाइम वेयर थिंग्स आर शिफ्टिंग। तो आप 10 कंपनी के इंटरव्यू दे रहे हो, प्रोसेस में आ रहा हो, 2 कंपनी आपको ऐसी मिल जाए जो पाइथन अलाउ नहीं कर रहे बेसिकली, तो ये प्रॉब्लम आपको अभी आ सकता है। ओके, पर वो लोग उसको लेके जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते राइट, हैं। मोस्टली जितने भी बड़े कंपनीज हैं दे जनरली डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेज, एंड आइडियली दे शुड नॉट बी, बेसिकली दे शुड बी केयरिंग अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सर एक एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, और उसी इंसान से पूछ रहे जिन्होंने बहुत बच्चों को कोडिंग सिखाई है। समझो कंप्यूटर साइंस का बंदा है, जैसे मेरे जैसे इंसान है, कि नहीं जम रही कोडिंग नहीं समझ रही, या फिर डीएसए हो ही नहीं रहा, अब क्या करना है? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि सर सबको वो पकड़े ही बैठे।
कुछ हो, जैसे मेरे को तो वीडियोस बनाना समझ गया था, तो मैं तो बोला भाई अपने को, ऋषभ करके मेरा दोस्त था, वो बहुत अच्छा करता था, मैंने बोला अपने से नहीं हो रहा भैया। तो क्या करना चाहिए सर, जब एक पर्टिकुलर फील्ड आपने पकड़ ली है, आपने इसमें कोर्स ले लिया है, पर वो नहीं जम रहा आपको, तो व्हाट दे शुड डू एट दिस मोमेंट, हाउ दे शुड चूज, और कैसे फिगर आउट करें वो चीज़? सुमित, पहले तो यार आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप जो भी वीडियो का आप बता रहे हैं, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब एक्चुअली। आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स रियली लुकिंग गुड। एंड आई मीन वी नीड मोर पीपल लाइक यू हु कैन हेल्प these स्टूडेंट्स एंड गाइड these स्टूडेंट्स मे बी थ्रू these podcasts और वट एवर यू एल्स यू आर डूइंग। देखो यार, जो आपका मेन क्वेश्चन है उसका बेसिकली आंसर ये है कि अगर ऐसा कई बार लाइफ में होता है कि आपने कोई एक फील्ड पिक कर लिया और फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने मुझे ना पता था स्कूल टाइम से मुझे टीचर बनना है। मैं स्कूल से ही कहता था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी थी और टीचिंग में पैसे नहीं मिलते। मतलब मैंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया उसके जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी। टीचिंग में उसकी 1/3 हाफ ऐसे सैलरी मिल रही। अब 2 ढाई साल मुझे यार वो जॉब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करने का। मतलब 6 महीने तो निकल गए क्योंकि पार्टी वार्टी होती है, काम ज़्यादा नहीं होता है। जैसे जैसे मुझे काम में इन्वॉल्व करा गया और मुझे वो कोड डिबग करना पड़ता था 2-3 घंटे बैठ के, वो मतलब मेरे लिए बहुत काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल था। इनफैक्ट आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेड यू आर नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट द स्ट्रेस विच इज कॉजिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इतना प्रॉब्लम्स मुझे होने लग गया था। तो अगर आपको बेसिकली ऐसा सिचुएशन आ रहा है लाइफ में, देन फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। द वे आई फाउंड अ वे आउट ऑफ इट, मैंने वीकेंड पे अपनी जॉब के साथ आई स्टार्टेड गीसो इज ब्लॉग। मुझे टीचिंग अच्छा लगता था, आई फाउंड ब्लॉग एज अ वे टू फॉलो माई पैशन ऑफ टीचिंग एंड दैट वर्कड ग्रेट फॉर मी। तो आप भी मतलब ऐसा देख सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि कोडिंग मेरे से नहीं हो रहा है, तो बेसिकली आप कोडिंग के अराउंड, जैसे आप कोडिंग के अराउंड में भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा स्कूल के बच्चों को कोडिंग पढ़ा, क्योंकि फंडामेंटल्स तो पढ़ लिए अगर वो टीचिंग का शौक है। और उसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक फील्ड है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एक फील्ड है, और बहुत सारे फील्ड है मतलब जो आप कोडिंग के अराउंड भी फुलफिल कर सकते हैं। आप ऐसी किसी कंपनी में मार्केटिंग का जॉब कर सकते हैं जिसमें टेक के लोगों की ज़रूरत है, जो टेक का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल गीक्स और गीक्स का टेक का प्रोडक्ट है, तो आप उस टाइप की फील्ड्स भी फॉलो कर सकते हैं वेयर यू डोंट हैव टू एक्चुअली कोड बट यू स्टिल इन दिस डोमेन। यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। एंटरप्रेन्योर्स को भी कोडिंग आनी चाहिए। तो मतलब मेरा इसको सम अप करूँ तो मैं कि कैसा है कि पूरा जो एक चीज़ मेरे को आपकी खूबसूरत लगी ना सर, कि आपने इमीडिएटली अपनी जॉब नहीं छोड़ी, आपने 2.5 साल लिया और उसके बाद वो बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं नहीं मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ देते। जो लोग कहते कि ड्रॉप ले लूँ क्या, मैं ड्रॉप मत ले ब्रो, जो अभी ले लिया है, माँ बाप के पैसे लगे हैं, तो वीकेंड में टाइम नहीं मिलता, टाइम तो निकालना पड़ता है ना, जो तुम्हें पसंद है उसको करना ही पड़ेगा तुम्हें। उस चीज़ को फिगर आउट करते रहो, वीकेंड पे करो, रात को थोड़ा लेट तक जागो, और कोई पर्टिकुलर वे नहीं है कि यही कर लो तो हो जाएगा, वो तुम्हें फिगर आउट करना है कि तुम्हें पसंद क्या है। और एक बार वो चीज़ करने मिल जाती है ना सर, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत डर लगता है कि कभी कल जाके चीज़ें वर्कआउट नहीं की तो, मतलब कुछ नहीं यार, पढ़ाना तो आता है ना, कि स्कूल में टीचर लग जाऊँगा या फिर पढ़ा तो लूँगा ही ना। तो वो एक चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि ये तो कर लूँगा ना मैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात हुई, कि हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप एट गीक फॉर गिग्स। सो आपको बहुत मैसेज आते रहेंगे कि सर राइट आई इंटर्नशिप दे दो, गेट सर इंटर्नशिप। राइट आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन लिंक्डइन एंड इंटर्नशिप का देखो सिंपल ये है कि गीक्स फॉर गीक्स पे एक कंटेंट राइटिंग वाली इंटर्नशिप तो हमेशा ओपन रहती है। आप write.geeksforgeeks.org पे जाएंगे तो आप वहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे, तो आपको अगर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा तो हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। लेकिन रिव्यू प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट है। आजकल बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से जनरेट कर करके भेजते रहते हैं राइट पोर्टल पे, तो वो नहीं करना है आपको। आप चैट जीपीटी से जनरेट भी कर लें, लेकिन उसे थोड़ा ऐसे लिखें कि अच्छे से समझ में आए किसी के, मतलब आप उसे अच्छे से मॉडिफाई करें अपने हिसाब से। तो वो आप को बेसिकली लिख के राइट पोर्टल पे भेजना है, और वो अगर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, देन यू विल गेट एन ऑफर लेटर, देन यू विल बी पेड फॉर एवरी कंटेंट विच विल बी पब्लिश्ड एंड विच क्वालिफाइज द क्राइटेरिया। तो वो एक इंटर्नशिप है। उसके अलावा हमारी जो प्रैक्टिस टीम है जिसमें हम प्रॉब्लम सेट करते हैं, वहाँ पर भी अच्छे कोडर्स की हमें नीड होती है, प्रॉब्लम सेटर्स की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी टाइम टू टाइम इंटर्नशिप आती रहती है, तो आप करियर पेज रेगुलरली चेक कर सकते हैं बाकी सारे इंटर्नशिप के लिए। ये वाली हमेशा ओपन रहती है, आप write.geeksforgeeks.org पे जाके कभी भी बिगिन कर सकते हैं। और अभी शायद थोड़े दिनों में हमारा एक इवेंट भी आने वाला है जिसमें हम सबको ही पे करेंगे जो लोग उस ड्यूरेशन में लिखेंगे, हमारा एक गीक्स प्रीमियर लीग करके।
So in this event, we'll be inviting more authors for internship and content writing. तो एक कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप है, एक प्रॉब्लम्स क्रिएशन के लिए मतलब कोडिंग के लिए उसकी इंटर्नशिप है, और डेवलपमेंट्स की भी इंटर्नशिप होती है सर, ऐसे डेवलपमेंट डेवलपर्स की की। इंटर्नशिप वी हैव डेवलपमेंट इंटर्नशिप टाइम टू टाइम, वो रिक्वायरमेंट पे होता है कि जब भी किसी भी टीम में इंटर्न्स की जरूरत होती है, देन वी पोस्ट इट ऑन करियर एंड आवर लिंक्डइन पेज। ओके वाह, तो आपका करियर पे चेकआउट करना है और आपका लिंक्डइन पेज फॉलो करते रहना टाइम टू टाइम। सर अभी आपने ऑलमोस्ट बहुत लोगों को हायर किया रहेगा, तो जब संदीप जैन सर किसी को हायर करते हैं तो एक तो कोडिंग क्वालिटीज़ हो गई कि ठीक है यार इतना तो आना चाहिए, ये पर्टिकुलर काम है तो ये XYZ तुम्हें आना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, संदीप जैन सर क्या देखते हैं सामने वाले में जब वो हायर करते हैं, या फिर आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके दोस्त लोग भी होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी के मतलब फाउंडर्स होंगे, तो कुछ तो कॉमन क्राइटेरिया होगा ना कि यार अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये चीज़ों का अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो चांसेस तुम्हारे हायर होने के बढ़ जाएंगे। तो उसमें काफ़ी सारे बेसिक फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। एक तो आपने रिज्यूमे कैसे बनाया है अपना, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने रिज्यूमे में कितना मेंशन करा है और कितना अच्छे से मेंशन करी है चीज़ें। दूसरा आपका बेसिकली जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें आप टाइमली आए हैं या नहीं आए हैं, आप लेट तो नहीं आए, आप बेसिकली वो सब चीज़ें भी थोड़ा मैटर करती हैं। उसके अलावा आप मतलब कितना पैशन के साथ इस जॉब को देख रहे हैं। कुछ लोग बेसिकली ऐसा होता है कि दे जस्ट अप्लाई एवरीवेयर बेसिकली, उसमें भी मैं ये नहीं कह रहा, उसमें भी आपको अगर आप मेरे को बेसिकली जस्टिफाई कर दोगे कि आप एक्चुअली पैशनेट हो, भले ही वो आप एक्टिंग करके करो चाहे आप वो फेक करो, लेकिन यू नीड टू जस्टिफाई कि वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस वे, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी बेसिकली। इफ दैट इज द केस एंड इफ आई एम कन्विंस्ड देन बेसिकली आई विल हायर यू। सो दैट्स दी सिंपल आइडिया आई यूज़। कुछ और भी बेसिक चीज़ें होती हैं कि जैसे एक बेसिक चीज़ मुझे लगती है कि पॉजिटिव फीडबैक को ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे से लेते हैं। किसी को बोल दो यार तुम अच्छा कर रहे हो, दैट एवरीबडी बिकम्स हैप्पी। वन क्राइटेरिया दैट आई पर्सनली लाइक टू सी इज कि आप नेगेटिव फीडबैक को कैसे ले रहे हो। इफ समथिंग इज टोल्ड टू यू कि यार दिस इज रॉन्ग, देन हाउ डू यू रिएक्ट टू इट, बेसिकली यू टेक इट पर्सनली और यू ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई टिपिकली चेक। उसके अलावा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि कोई बंदा अगर गीक्सवर्क्स में इंटरव्यू देने आ रहा है तो वो एक्चुअली कंपनी से एसोसिएटेड है या नहीं, वो विजन से अलाइंड है या नहीं, वो ऐसे ही तो नहीं आ रहा कि जस्ट अनदर कंपनी वेयर आई एम अप्लाइंग। चाहे वो फिर झूठ बोल के कन्विंस करे या कैसे कितने अच्छे से कन्विंस कर पाए, अगर वो बंदा मुझे कन्विंस कर पा रहा है देन आई विल बेसिकली हायर दैट पर्सन। बट एक चीज़ बताऊँ सुमेर, ऐसा मैं कोई एक अभी एग्जाम अभी इंटरव्यू बहुत सारे नहीं लेता हूँ, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक शायद मैंने पिछले 1-2 महीने में एक ही इंटरव्यू लिया होगा, मोस्टली अदर मैनेजर्स ही लेते हैं। सर एक चीज़ जो मैंने आपकी जर्नी से बहुत रेजोनेट की कि जो मैंने बच्चों को देखा है कि जैसे कॉलेज निकला, प्लेसमेंट नहीं हुई, या फिर बहुत लाइफ में रिजेक्शन आते हैं। आपने IIT की तैयारी की, अपना नहीं हुआ, उसके बाद जैसे कॉलेज हुआ क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटी थी नहीं तो फटाक से अपने को जॉब नहीं मिली, अपने को टीचिंग की जॉब मिली। तो जब एक रिजेक्शन आता है तो पता है अभी ना ये जो अनसर्टेनिटी इतनी है ना कि बच्चे बहुत डर जाते हैं कि होगा बर्बाद ज़िंदगी, तो अब तो कुछ नहीं हो रहा भैया। आपने रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया अपने लाइफ में, क्योंकि वो मेरे को देखा है, ऐसा नहीं क्योंकि एज एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में ना सर बहुत रिजेक्शन आते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन बच्चों को जो थोड़ा रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, क्या तरीका आपने हैंडल किया उसको? देखो, मैं अगर आपको सवेरे ये बोलूँ रिजेक्शन से मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं होता, दैट वुड बी रॉन्ग। रिजेक्शंस मुझे आज भी इम्पैक्ट करते हैं, जबकि मैंने बहुत रिजेक्शंस देखे हैं लाइफ में। तो रिजेक्शन से डेफिनेटली आप थोड़ा 1-2 दिन तक बहुत इम्पैक्टेड रहते हो। अब वो लोग आगे जो लोग 2 दिन तक 1-2 दिन से ज़्यादा रिजेक्शंस को लाइफ टाइम ले जाते हैं या महीने भर तक ले जाते हैं और आगे कुछ नया नहीं सोचते, वो एक्चुअली सही नहीं करते। आप रिजेक्शंस को सीरियसली लो मैं ही नहीं कहूँगा, रिजेक्शन के बाद मैं एकदम से काम करने लग जाता हूँ, मेरे पे इतना फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को फर्क पड़ता है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि कौन कितना जल्दी रिकवर कर लेता है उस रिजेक्शन से। आप जितना जल्दी रिकवर करके अगली प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओ और अगली चीज़ पे फोकस करने लग जाओ, उतना अच्छा होगा। बेसिकली उस रिजेक्शन को जितना जल्दी आप बेसिकली उस रिजेक्शन से बाहर आ जाओ, सीख लो उससे जो भी गलती की आपने, लेकिन स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट्स हाउ थिंग्स गो बेसिकली। अब बहुत सारे रिजेक्शन मैंने तो यार बहुत रिजेक्शंस देखे हैं मतलब अपनी लाइफ में। मैं देयर आर लॉट ऑफ देम। जैसे आपने बोला मैंने 2 साल तैयारी की, फिर मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर में भी IIT दिया था कि मुझे लगा यार वो बहुत बेकार कॉलेज में आ गया हूँ, मुझे अब फिर से IIT देना चाहिए, फिर नहीं हुआ, तीसरी साल भी नहीं हुआ। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस मतलब, और वो ऐसा नहीं है कोई रिजेक्शन मुझे हर्ट नहीं करा, हर रिजेक्शन ने मुझे हर्ट किया। कुछ थोड़े
4 दिन तक हर्ट करा, किसी ने 2 दिन तक करा, किसी ने 1 दिन तक करा, लेकिन यू नीड टू कम ओवर इट एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम आफ्टर इट। कभी ऐसा फील हुआ कि दैट आई एम फीलिंग लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू? क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चों को एक मोमेंट ऐसा आता है, इट्स नॉट अबाउट रिजेक्शन ओनली, और लाइफ में कभी ऐसा फील करा कि आई एम फीलिंग लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट? ये तो यार सबको फील होता है, मतलब ये इस लेवल पे गीक्स फॉर वीक्स मैंने कर लिया है, मुझे आज भी फील होता है कि मे बी आई डोंट नो वॉट एवर आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग, एंड आई एम एक्चुअली आई समटाइम फील कि यार मैं लॉस्ट हो गया हूँ, मुझे क्या करना है, एम आई डूइंग एक्चुअली द राइट थिंग? एंड आई फील लाइक इट हैपन्स इवन विद द पीपल लाइक एलोन मस्क एंड सुंदर पिचाई। इफ अगर आपके साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपके क्लोज लोग हैं, चाहे आपके फैमिली में हो, फॉर एग्जांपल माय वाइफ और माय CTO और द पीपल अराउंड मी, आप उनसे बातचीत करो, उनको बताओ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उन लोगों से बातचीत करके भी नहीं निकल रहा, थोड़े और लोगों से बातचीत करो, यू विल कम अप विद समथिंग बेसिकली कि यू व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड वेयर शुड यू टेक इट अप आफ्टर वंस यू फीलिंग लाइक लॉस्ट। एक चीज़ जब मैंने देखी ना सर, इंटरनेट ने ना क्यूरियोसिटी मार दी है। मतलब अगर आप समझ रहे हो कि आपको एक थॉट आया कि यार गदर टू बॉक्स ऑफिस में कितना कमा रहा है, रुको गूगल करता हूँ। ज़रूरत नहीं थी गूगल करने की, पर आप रोज़ गूगल कर रहे हो कि आज कितना कमाया, आज कितना कमाया, आज कितना, और वो कोई भी चीज़ आपको, ये तो एक एग्जाम्पल था। फिर आप अपना बहुत सारा टाइम, जो उतना मैटर भी नहीं करता, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होती तो आप नहीं करते, जाके ठीक है कमाया रहेगा, लास्ट में पता चल जाएगा, पर हम उतना उसको ख़त्म कर देते हैं। उसको थोड़ा रहना चाहिए, उसको थोड़ा पेशेंस वो होना चाहिए। सर जैसे अभी देखो ना, एक चैट GPT आ गया चीज़ें, AI बहुत इवॉल्व कर रहा है जिस तरह से, मतलब आप भी देख रहे हो। इससे दो चीज़ें हैं कि एक तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, पर एक डर भी आ रहा है, क्योंकि अभी AI कोड लिख दे रहा है ना सर, आप देख रहे हो, तो ये तो अभी का है, आगे शायद से वो और अच्छे क्लीन क्वालिटी कोड लिख देगा। बच्चे हैं वो डर जाते हैं कि भाई हमारा क्या होगा, कुछ इसमें फ्यूचर है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा हमारी चीज़ें, हमें कुछ और करना पड़ेगा क्या? तो आपको क्या लगता है कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि विल AI रिप्लेस योर जॉब्स एज अ कोडर या फिर एज अ कोई भी थिंग? देखो यार, मैं यही बोलूँगा कि राइट नाउ नोबडी नोज बेसिकली कि किसका क्या होगा, मतलब किसी को नहीं पता, बट AI इज़ डेफिनेटली गोइंग टू राइट द कोड बेसिकली, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस लेवल पे वो आज डिबग कर रहा है या कोड लिख रहा है वो इम्प्रूव ही होगा, और जितना मनी ये कंपनी स्पेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज, लोग क्रिप्टो की भी बात करते हैं तो और चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन इतना पैसा आज तक किसी टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं हुआ जितना आज की डेट में कंपनीज कर रहे हैं, हर कंपनी कर रही है। तो ये इवॉल्व ही होगा। आज वो जितना कोड लिख पा रहा है उससे बेटर ही कोड लिख रहा होगा 6 महीने बाद, और 1 साल बाद और अच्छा कर रहा होगा। आपको बेसिकली उसको एज ए टूल कंसीडर करना है। जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं, गूगल आया था तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग क्वेरीज़ के आंसर करते थे उनके जॉब चले गए। दे स्टार्टेड यूजिंग गूगल एंड दे स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेरीज बाय लुकिंग एट गूगल सर्च एंड रीडिंग अबाउट इट। तो सेम थिंग अप्लाइज टू ChatGPT, यूज़ इट एज ए टूल फॉर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी एंड गो विद द फ्लो बेसिकली। आप उसको यूज़ करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहो, बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते रहो। देखो, बिजनेस स्पेसिफिक लॉजिक AI इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा कि मेरा गीक्स फॉर गीक्स जैसे कंपनी है, मुझे उसमें कुछ करना है कि मुझे यूज़र की इंगेजमेंट बढ़ानी है, मुझे पता है कि यूज़र्स कहाँ से आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जिनके स्टूडेंट्स आते हैं, इतना सब मैं शायद मतलब आने वाले 4-5 साल तक तो AI से वो ये सारी रिक्वायरमेंट देके नहीं बता पाऊंगा। वो मेरे कोई ह्यूमन ही करेगा। मैं ह्यूमन को अपनी रिक्वायरमेंट बता दूंगा कि मुझे गीक्स फॉर गीक्स पे ये फीचर्स लगाने। नाउ द पर्सन विल एक्चुअली यूज़ ChatGPT। पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर था वो उस काम को अगर 1 महीने में कर पाता था, क्योंकि उसे डिबगिंग में भी बहुत टाइम लगता था। अभी तो वो कोड AI को देगा, वो बता देगा कि यहाँ पे तुमने ये पैरामीटर पास नहीं किया, यहाँ पर ये तुम केस भूल गए, तो वो उसका टाइम रिड्यूस हो गया। अभी मुझे लगता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा बेसिकली। अभी मैं अपनी कंपनी में एक्सपेक्ट कर रहा था गीक्स वर्क्स में कि हम 6 महीने में इतना प्रोडक्ट बना पाएंगे, हम ये फीचर्स लगा पाएंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें मैं 1 महीने के अंदर कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास अब और टूल्स भी हैं। दे कैन एक्चुअली यूज़ ChatGPT एंड build that particular feature. Earlier they could, if they could build in 6 days, now they can build it in 1 day basically. तो उससे मुझे लगता है ये चीज़ें होंगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा तो जो बेसिक कोड लिखते हैं, जो बेसिकली जैसे जो बिल्कुल बेसिक कोड लिखते हैं ChatGPT जनरेट कर सकता है, वो काम नहीं कर रहे होंगे वो, लेकिन वो बिजनेस स्पेसिफिक कोड और बिजनेस स्पेसिफिक कोड का मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट, वो तो चलता रहेगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला कि जॉब चले जाएंगे, रोल चेंज हो जाएगा आपका। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डे पे है क्वेश्चन सर, कि सर जैसे ही एक मेंटोर की, मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में एक मेंटोर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब एक सही टीचर मिल जाता है ना, जैसे मेरे को अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे टीचर मिले, इसलिए मैं अपनी चीज़ें सही से कर पा रहा हूँ।
पर एक मेंटोर कैसे ढूंढा जाए, व्हाट इज़ द राइट वे टू फाइंड अ मेंटोर? कि यार लोग लिंक्डइन पर डीएम कर देते हैं, सर आई नीड हेल्प। तो अगर संदीप जैन सर को पूछा जाए या फिर आपको लोग मैसेज करते हैं क्या रे सर बिकम माई मेंटोर, पर ऐसे तो नहीं बना जाता ना सर, मतलब समझ रहे हो क्या? तो व्हाट इज़ अ राइट वे या फिर व्हाट इज़ अ वे टू फाइंड गुड मेंटोर्स इन अवर लाइफ एज अ स्टूडेंट? या फिर मेरे को भी अगर ढूंढना है तो यार सुमेर ऐसा ऐसा कर, ये मेरे लिए वर्कआउट किया, तेरे लिए शायद वर्कआउट कर जाए। देखो, मेंटोर का यार ऐसा है कि मतलब मेरे पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे टीचर्स से बेसिकली स्कूल में बहुत सारे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे टीचर से पढ़ा। तो मुझे पर्टिकुलरली जो एक प्रॉब्लम लगी, मुझे कहीं पर भी बहुत अच्छे टीचर्स रेयरली दिखे। दैट्स वाई आई वेंट टू अ टीचिंग जॉब। मुझे एक दो टीचर्स बहुत अच्छे से याद हैं। जैसे मेरे एक स्कूल के टीचर थे, एस टी जैन सर। उनका मैंने अभी इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था। वो लोग, वो मुझे मतलब, वो उनमें मुझे खास बात ये लगती थी कि वो मतलब हमेशा मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। मतलब पता नहीं, ही वॉज दी ओनली टीचर जिन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया है इसको कुछ आता है, मतलब इसको ये कुछ करेगा। he actually said to the topper of my school कि there is a student in my other batch and he can be a topper in the coming years। और वो मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट करते थे हमेशा से, और पीछे भी करते थे। मतलब एक जो मेरे साथ क्या होता था कि जैसे जो टीचर्स जनरली स्कूल में मार्क्स देते हैं, उसमें इंटरनल मार्क्स हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे इंटरनल मार्क्स ना तो स्कूल में कभी अच्छे आए, मुझे कभी किसी टीचर ना मुझे इंजीनियरिंग में इंटरनल मार्क्स कभी अच्छे आए, मुझे कभी टीचर्स को का मैं फेवरेट नहीं रहा। और कभी भी मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बहुत ज़्यादा टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हों। बेसिकली मुझे हमेशा वो, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से स्कूल स्कूल से टीचिंग स्कूलिंग करी, फिर मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करी, तो वहाँ पे मुझे अच्छे क्वालिटी टीचर्स का हमेशा कम ही लगा। लेकिन कुछ टीचर्स हमेशा हर जगह अच्छे होते थे, मतलब देयर वर ऑलवेज सम टीचर्स। तो टीचिंग का खाली या मेंटोर का खाली ये नहीं है कि वो पढ़ा कितना अच्छा रहे हैं, साथ में वो आपको एज ए स्टूडेंट भी कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके पास जा रहे हो और मेंटोरशिप के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट बेसिकली। Maybe if you're going to a popular person, for example, if a student comes to me and asks me to do mentorship, I might not be the right mentor for that particular student. That person can follow me, can follow my activities, but if the person is demanding my personal time, then I might not be able to give because I am occupied with a lot of other things. But if you find a mentor who is probably your college senior, or probably the person who respects you, basically equally respects you, or that would be a better mentor than looking at a celebrity and going after him or following him or sending him messages LinkedIn repeatedly. So look people around you, basically in your family or in your seniors are the best people actually. In your college seniors, they have gone through the same journey 1 year back and they also understand what the problems you are facing. So maybe pick a senior in your college, and maybe pick somebody in your family who has done engineering or who has gone through a similar path, or may not be an engineer, maybe somebody in your family who respects you, who understands you better, basically. So that would be the best mentor than a celebrity or a person who is remotely sitting on, who is basically doing LinkedIn postings or Instagram postings or YouTube postings. That would be a better mentor for you, basically. Somebody close to you who understands you better. मेरे को ना ये चीज़ अर्श ने भी बताई थी, अर्श गोयल करके, आपने उनके साथ स्टेज शेयर की है 2-3 बार, कि इस समय ना जो लोग गलती करते हैं ना, लोग फेमस लोगों को ज़्यादा मैसेज करते हैं। पर एक ये समझो कि गूगल में एक इंसान है जो यूट्यूबर भी है और गूगल में भी काम कर रहा है, उसके पास हज़ारों मैसेज आएंगे, पर ज़रूरी थोड़ी है कि वो अकेला इंसान गूगल पे काम कर रहा है। बहुत सारे गूगल में काम कर रहे हैं जिसके सिर्फ 500 कनेक्शन है। तुम उन्हें अगर मैसेज करो तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो तुम्हें प्रॉपर गाइड कर पाए, अपना टाइम दे पाए। तो रेदर देन ओनली मैसेजिंग द इन्फ्लुएंसर्स के ओ सर, देर लॉट ऑफ पीपल यू कैन रीच आउट टू देम, तो वो ज़्यादा है। सब पर रीच आउट कैसे करें, उनको ना वो समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात, कह रहे क्या कैसे, इस पर कुछ आप कहना चाहोगे? देखो, जिस तरह से हम ह्यूमंस वर्क करते हैं, अगर आप लोगों को हेल्प के लिए जेन्युइनली पूछोगे तो ज़्यादातर लोग हेल्प करते हैं यार, ऐसा नहीं है। अगर वो सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रिटी हैं तो या इन्फ्लुएंसर हैं तो उन पर टाइम ही नहीं होगा, वो भी करते हैं आपकी हेल्प अगर वो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं गीक्स वर्क्स इनिशियली कर रहा था, तो आई यूज टू पर्सनली रिप्लाई टू एवरी ईमेल। जब भी लोग गीक्स वर्क्स पे मैसेज करते थे कि इस आर्टिकल में एरर है या फिर मुझे गाइड कर दो, मेरे इंटरव्यू आने वाला है, तो आई यूज टू पर्सनली रिप्लाई व्हेन आई वाज इन इनिशियल स्टेजेस।
तो अगर आप ऐसे इनिशियल स्टेजेस के लोगों को बेसिकली मैसेज करोगे तो हो सकता, और आप जेन्युइनली अपना प्रॉब्लम को, आई जस्ट नीड मेंटोरशिप, आई डोंट नीड एनी अदर सपोर्ट। ज़्यादातर लोग मैसेज कैसे करते हैं, मेरा रिज्यूमे गूगल में रेफर कर दो, आप गूगल में जॉब करते हो, डोंट अप्रोच दैट वे बेसिकली, डोंट अप्रोच फॉर अ जॉब और समथिंग, जस्ट आस्क फॉर जेन्युइन सपोर्ट कि कैसे आपने क्रैक किया, आई एम इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी एंड आई ऑल्सो वांट टू फॉलो द पाथ एंड जस्ट नीड गाइडेंस फ्रॉम योर साइड बेसिकली, दैट्स ऑल आई नीड, just give me 15-20 minutes. I think most of the people, those who have gone through your path will help you. I mean, if you say message to 10 people who are not celebrities or influencers, out of those 10 I guess 5 will reply to you. That's my understanding. Might one or two might also reply to you, but that would be more helpful. You can tell them about yourself, what kind of person you are, and if they are understanding you, then it would be a good bond and they will probably help you again and again also. एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ सॉरी है सर ना, आप टीयर 3 से आए हो, अभी कैसा ना, अब आज भी हालात वही है कि क्योंकि कोविड आ गया था ना, तो अभी प्लेसमेंट्स उतनी कॉलेज में अभी भी नहीं आती। तो क्या तरीका है कि जब कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आ रही तो बाहर कैसे अप्लाई करें आपका, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तरीके देखे हैं आपने, तो मतलब कि कैसे कर सकते हो, अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। राइट देखो, मैंने जैसे बोला कि आईआईटी और यूपीएससी की तरह इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हर किसी का स्टोरी अलग है। अगर आप मेरा स्टोरी देखोगे तो मैंने कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में अखबार में देख के अप्लाई कर दिया और मेरा पहला जॉब लग गया, उसके बाद मैंने एमटेक करा, तो मेरा स्टोरी टोटली डिफरेंट है। अगर आप और भी इन्फ्लुएंसर्स का स्टोरी या और लोगों का स्टोरी देखो जिन्होंने अच्छा करा है, दे ऑल हैव अ डिफरेंट स्टोरी। तो आपको, और एक सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग, वो बीटेक का जो एंड है, इंजीनियरिंग का एंड है, उसको एक तरह से एंड ऑफ करियर मान लेते हैं कि मेरे दोस्तों का जॉब लग गया तो मेरा नहीं लगा तो क्या होगा। वो मेंटेलिटी से आपको बाहर आना है। आप प्रिपेयर्ड रहो, जो कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं कि हमारे टॉपर का, हमारे स्टूडेंट का 1 करोड़ का 2 करोड़ का जॉब लग गया, उससे, सॉरी, उस मेंटेलिटी से आप बाहर आओ और आप मतलब प्रिपेयर्ड रहो कि आपका शायद जॉब ना लगे या छोटा जॉब लगे। आपको वो मेंटेलिटी अपने दिमाग में बहुत क्लियरली रखनी है। सबसे पहले तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और कई सारे लोग क्या करते हैं इस चक्कर में ना, जो 5,000 रुपये महीने वाली इंटर्नशिप होती हैं, 10,000 रुपये महीने वाली इंटर्नशिप होती हैं, या गीक्स कंटेंट वाली इंटर्नशिप भी है, वो देख के बोलते हैं यार ये कौन करेगा, मतलब मैं तो अमेजोन क्रैक करूंगा। वो मेंटेलिटी जनरली लोगों को ज़्यादा हार्म करती है। आप मतलब, मैं ये कहूँगा कि आप हर तरह की जॉब के लिए, जो आपका फील्ड है, फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग चूज़ कर लिया, तो टीचिंग में हर सैलरी की, हर कंपनी की जॉब के लिए आप अप्लाई करो। आप तो तब नेगोशिएट करोगे ना जब आपके पास अमेजोन से ऑफर है। बेसिकली आप एक ऑफर लेकर आओ 5,000 का भी या फ्री की इंटर्नशिप का भी, फिर आप दूसरी कंपनी में जाओ, फिर आपको लगता है कि आपने एक तो क्रैक कर लिया, आप इसके इतने एम्प्लॉयबल हो गए हो 5,000 की जॉब के महीने का, फिर आप 10,000 15,000 अमेजोन जो भी करना है वो करो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ, लेकिन पहले एक इंटरव्यू तो क्रैक करो। सबसे ज़्यादा गलती जो लोग करते हैं, वो हर किसी का टारगेट अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट होता है। लोग छोटी छोटी कंपनी और छोटे छोटे जॉब्स को इग्नोर ही कर देते हैं। बेसिकली वो नहीं करना चाहिए। और जो अभी मार्केट में डाउन टर्न आया है, उसके बाद जो इंडिया में इस तरह से भी सिचुएशन, इस तरह से स्टार्टअप्स हो रहे हैं, आई थिंक ये जो छोटे छोटे जॉब्स हैं ये ज़्यादा होने वाले हैं वर्सेस दी वेरी हाई पेइंग दी टॉप टेक कंपनी जॉब्स। तो खुद को फ्लेक्स, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को एडवाइस के, पहले थोड़ा थोड़ा तो कर लो यार, कि अपना पहला तो कुछ निकालो तो कॉन्फिडेंट आएगा, रेदर देन बहुत तो वहाँ पे तो और कॉन्फिडेंट टूट जाएगा। वो भी नहीं हो पाया ना तो फिर और बोलेगा कि मैं कुछ कायम नहीं हूँ। धीरे धीरे करोगे तो आगे भी कर पाओगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सर सच बता रहा हूँ, बहुत सही काम कर रहे हो और आपको मज़ा भी आता है वो चीज़ करने को। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग कि भाई ये नहीं भी होता ना इतना सक्सेस, जैसे मेरे साथ है कि नहीं भी होता तो मैं काम तो यही करते रहता था, क्योंकि मेरे को ये जेन्युइनली पसंद है। मैं आपसे लाइक आपके कंटेंट पढ़ते रहता हूँ, बहुत रेजोनेट करता हूँ। तो आप जो लिखते हो ऑनलाइन, दैट इज़ रियली गुड। आपको पता नहीं लेकिन वो बहुत लोगों तक वो बात पहुँच रही है। और आपने जो खुद को पुश किया कि भैया यार, कहता ना कि जैसे आपने बोला कि एक अच्छा टीचर वो नहीं होता कि जो सिर्फ पढ़ा दे, आपको ना हमेशा कोई एक ऐसा बताने वाला होना चाहिए कि तू कर लेगा। मुझे मेरी दीदी ने कहा कि सुमेर तो बड़ा आदमी बनेगा। अब मैं फेल हो रहा था, मेरे को केटी लग रही थी, पर उन्हें बोला नहीं तो अच्छा इंजीनियर बनेगा। और मैं किया अपनी चीज़ पे कि हाँ क्या पता हो जाए शायद से। तो वो कॉन्फिडेंट आप देते हो सर बच्चों को लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू मैन। थैंक यू सो मच सर। वाओ यार, मज़ा आ गया यार संदीप सर से बात करके, कितना कुछ मेरे को सीखने मिला। एंड ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देखते हो इसलिए वो अच्छे अच्छे गेस्ट को ला पाते हैं, आप इतना सपोर्ट करते हो। तो ये सपोर्ट बनाए रखना और कमेंट में बताना कि आप नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहते हो। अगर इधर तक देख रहे हो तो वॉच टिल एंड भी ज़रूर बताना। इसके साथ साथ कुछ और भी क्लिप्स हैं जो मैं सारे इस पॉडकास्ट में नहीं पुट किया, तो मैं अपने लिंक्डइन पे डालूंगा।
तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रहे तो ज़रूर करो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें, कॉलेज प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन, सारी चीज़ें बताता हूँ, और वहाँ पे भी आपको मुझे फॉलो करना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो।